आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को एसएसटी का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 हिंदी में तो मोस्टली सभी ने सॉल्व कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और पहले ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैंने मॉडल सेट पेपर 1 से 5 तक टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरी कंप्लीट आपको इंग्लिश में करवा दिया। अगर आपने देखिए वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा। टोटल एसएसटी आपको इंग्लिश में मिलेगा आंसर के साथ। आंसर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा और टोटल पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मॉडल सेट पेपर 1 है हमारा टर्म 1 का जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो हिंदी में है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में टिक करके आइएगा पूरा करेक्टली। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, वरना आपको करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको खुद बोलता हूँ। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा सवाल है कि फ्रांस की क्रांति देखिए कब हुई थी, यानी पहले पूछा हुआ है कि व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए कब हुआ था ये हमें बताना है, तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो मैं आपको दोनों में बता देता हूँ। तो फ्रांस की क्रांति देखिए कब हुई थी, याद रखिएगा ये हुई थी 1789 1789 ईस्वी में हुई थी। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है हमारा कि सामाजिक उपबंध, ठीक है, नामक जो पुस्तक का लेखक कौन था, यानी हु रॉट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके जो लेखक थे उनके नाम बताना है, पोएट का नाम बताना है। नेम द पोएट हु रॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा ये जो बुक है किसने लिखा है, वो लिखा है रूसो ने। हिंदी में देगा, इंग्लिश में देगा, RUSSO टिक करना, कौन सा हार्ड रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, कि आपका एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, यंग इटली सोसाइटी। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, हु इस्टेब्लिश द यंग इटली सोसाइटी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, मैजनी। ठीक है, जोसेफ मैजनी इसको पूरा नाम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली एकीकरण मतलब होता है यूनिफिकेशन या फिर यूनिफाइड कहते हैं कि व्हेन डिड इटली यूनिफाइड। इटली का जो एकीकरण हुआ था वो कब कंप्लीट हो गया था। तो याद रखिएगा इटली जो अपना यूनिफाइड मतलब एकत्र कब हो गया था, एक जगह कहाँ हो गया था, मतलब सारे के सारे जो बटे हुए थे वो एक जगह यूनिफाइड कब हुआ था। तो याद रखिए 1861 1861 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला हमारा सवाल है कि शुल्क संघ जॉलवेराइन, ठीक है, की स्थापना किसके पहल पे की। देखिए ये जो शुल्क संघ मतलब आप कह सकते हैं टैक्स का जो ग्रुप था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जॉलवेराइन। ठीक है, इसकी स्थापना मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। तो प्रसा ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने या फिर रूस ने। तो देखिए इसका जो स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट, इसको जो स्टैब्लिश किसने किया था याद रखिएगा, तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रसा ने। ठीक है, अगला है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये याद रखिएगा कि व्हेन डिड जलियान बाग हत्याकांड टेक्स प्लेस या मैसेकर, व्हेन डिड जलियान मैसेकर टुक्स प्लेस। ठीक है, तो कब हुआ था ये आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। बैसाखी का दिन था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का ए आप लोग क्या कर लीजिएगा, सभी बच्चे टिक कर लीजिएगा। फिर हम अगला सवाल हमारा कि हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज की जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी थी, हु रॉट द बुक हिंद स्वराज। तो आपको याद होगा किसने लिखी थी पुस्तक, किसकी पुस्तक है ये भी याद रखिएगा अच्छे से, गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की ये पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, अगला सवाल हमारा स्वराज हमारा जमसित अधिकार हम लेकर रहेंगे। आप बचपन से ये सवाल पढ़ते आ रहे हैं कि ये स्वराज हमारा जमसित ये अधिकार है ये किसने कहा दिया था। ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है कि ये स्लोगन हमारा ये किसने दिया था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश आपको ऐसे याद रहेगा, सीधा बात है, बाल गंगाधर तिलक ने। इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि स्वराज इज माई ब्राट, स्वराज इज माई राइट। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग इसे। फिर अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, देखिए जो हमारा कह सकते हैं ब्रिटिश जो उस टाइम गवर्नमेंट था, केसरी हिंद की उपाधि मतलब किसको दिया था ये बताना है। ठीक है, तो किसको दिया था याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये जो केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था तो किसको दिया गया था बच्चों, महात्मा गांधी, सॉरी गलती से निकल गया, महात्मा गांधी टिक करिएगा। इसका आंसर क्या, केसरी हिंद की उपाधि किसको दिया गया था, महात्मा गांधी को ये दिया हुआ था। केसरी हिंद किनको कहा जाता था, महात्मा गांधी को, ये जो अवार्ड दिया गया था महात्मा गांधी को। फिर सीमांत गांधी, देखिए हमारे हिस्ट्री में नाम जाना जाता है कि सीमांत, हु इज नॉन एज सीमांत गांधी इन आवर हिस्ट्री बुक। तो याद रखिएगा बच्चों ये क्या है, इसको अब्दुल गफर खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पे आप जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्स को हमारे जो उत्पत्ति मतलब कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो मिलते हैं, ठीक है, जो रिसोर्स मिलते हैं उनको कितने टाइप में बांटा हुआ है। ठीक है, जो आसपास के रिसोर्स, तो इनको देखिए 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, देखिए निम्नीकरण मतलब होता है कि डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब होता है खत्म होना, कह सकते हैं डिग्रेड मतलब ही तो कोई चीज़ खत्म करना। तो जो पंजाब है, पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मेन रीजन क्या, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर पशुचारण। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको हिंदी में दिए। देखिए पंजाब क्या है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे अधिक हम लोग जानते हैं खेती होती है। तो देखिए जहाँ अधिक इरिगेशन होगा, जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा पानी सिंचाई, देखिए पहला बात तो याद रखिए खेती और सिंचाई दो अलग अलग वर्ड होते हैं। सिंचाई को इंग्लिश में आपका, सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन कहा जाता है, और इरिगेशन मतलब ही होता है कि सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इन, कह सकते हैं कि इन टाइम टू टाइम, ठीक है। प्लांट्स को टाइम टू टाइम क्या देना चाहिए, वाटर देना चाहिए, तभी वो ग्रोथ करते हैं। इसी को हम लोग इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए देखिए वहाँ क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि हम जब मिट्टी में पानी देंगे तो मिट्टी बहेगा, इसी को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पंजाब में देखा जाता है। इसलिए ट्वेल्थ का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसको सम्मेलन मतलब होता है सबसे पहला अर्थ समिट जो हुआ था वो कब हुआ था। देखिए व्हेन डिड फर्स्ट अर्थ समिट टेक्स प्लेस या टुक प्लेस, ठीक है। तो कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, यानी 1992 में हुआ था ये, ठीक है। अगला सवाल हमारा, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से, देखिए काली मृदा मतलब होता है इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक सॉइल, और ये कहाँ नहीं पाई जाती है, कि इन विच स्टेट द ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा ये जो ब्लैक सॉइल है वो उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर क्या रहते हैं, कभी न कभी हमारे पास्ट में ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे, जहाँ पर कभी न कभी अर्थक्वेक आया होगा, ऐसी घटनाओं से क्या वोल्केनो इरप्शन होगा, वहीं पर जिस मोस्टली पाया, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है दक्कन प्लेट्यू में हमारा पाया जाता है, और जहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये इलाके आते हैं, ठीक है। उड़ीसा भी आता है, लेकिन ये राजस्थान हमारे देखिएगा ये डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी टिप्पणी, देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट किए गए हैं। ये जो हमारे क्या है प्राकृतिक मतलब नेचुरल वेजिटेशन, और हमारे जो कह सकते हैं एनिमल वेजिटेशन है, उनको ह्रास का मतलब उनके लॉस का एक कारण, सही कारण नहीं है। ह्रास मतलब ही होता है देखिए लॉस होता है। एक कृषि प्रसार, कृषि प्रसार मतलब ही होता है, देखिए सीधा बात है, यहाँ से ऑप्शन पहला ही छट जाता है आपका, कि कृषि प्रसार मतलब ही होता है देखिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा। देखिए जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाएंगे तो देखिए सीधा बात है कभी भी हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन हो कभी नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो उससे कभी भी हमारा ना ही एनिमल्स को कभी लॉस होगा, ना ही हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब ही होता है जो हमारा ट्रीज वाले सेक्टर, प्लांट्स वाले उनको कोई लॉस नहीं होने वाला। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ के मैंने यहाँ पर टिक लगाया, ठीक है। अगला सवाल हमारा बाघ परियोजना, देखिए यानी व्हेन डिड द टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों आपको, 1973 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन को किस श्रेणी में रखा गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और इंटरनेशनल नेशनल कंजर्वेशन एंड एंड हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो संघ है मतलब क्या, ये आपका कह सकते हैं एक ग्रुप है या फिर पार्टी है, को विभाजन, विभाजन मतलब होता है डिवीजन को किस सेक्टर में रखा गया, संकट गति के, कोई भी चीज़ हमारा जो प्रकृति खत्म हो रहा है यानी हमारा जो नेचुरल खत्म हो रहा है, इसको किस कैटेगरी में रखा हुआ मोस्टली। तो याद रखिएगा ये हमारा जो संकटग्रस्त जाति है मतलब जो खत्म होने वाला इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, दुर्लभ प्रजाति जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, लुप्त मतलब ये होता है जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या सही है, इसलिए 17 का डी आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा 14वीं शताब्दी मतलब 14 सेंचुरी में किसने दिल्ली में, कौन से रूलर ने दिल्ली में सिरी फोर्ट, ठीक है, सिरी फोर्ट एक क्षेत्र है जहाँ पर जल की सप्लाई, जो वाटर का सप्लाई जिसे इरिगेशन कहते हैं, वहाँ के लिए देखिए हौज खास, हौज खास मतलब होता है एक बड़ा सा कह सकते हैं हौज जिसे आप समझ सकते हैं, पानी का एक बड़ा सा जरिया जहाँ रखा जाता है पानी को, वो बनाया था, ठीक है। तो किसने बनवाया था, देखिए 14वीं शताब्दी में पहले बात तो दिल्ली है, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य होगा ना ही अशोक, ये दोनों ऑप्शन यहीं पर छट जाते हैं, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो या फिर इल्तुतमिश हो। लेकिन मैं को बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन दिए दोनों गलत है, इसका जो सही आंसर वो खिलजी होता है, ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर, इसलिए कई बार टिक कर दीजिएगा। यहाँ याद रखिए इसका आंसर क्या हो, खिलजी होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित तो कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पस, मल्टी कह सकते हैं मल्टी प्रोजेक्ट, नदी मतलब हो गया आपका ये रिवर प्रोजेक्ट हो गया, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के संदर्भ में मतलब उसके साथ में कमेंट एक जो हमारा दिया वो ये सही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा मल्टी जो हमारा चलता है, मल्टी प्रोजेक्ट चलता है वाटर वाटर के बारे में, इसमें कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए ये हमारे लिए क्या है,
ये हमारे क्या, ये देखिए चार ऑप्शन चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती है और जल की कमी होती है। देखिए उनमें जल जरूर लाती है, लेकिन जल की कमी कभी होगी जब जल पानी ही लाएगा तो पानी कभी कम होगा, नहीं हो सकता। ये तो गलत नहीं है। देखिए फिर बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ को, देखिए बाढ़ को काबू पाती है, क्योंकि देखिए मोस्टली बाढ़ उस ये जो हमारा बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, मोस्टली बहुउद्देशीय परियोजना उसी के अंतर्गत आता है। देखिए डैम इसलिए बनाया जाता है ताकि उस क्षेत्र में पानी का जो बहाव है देखिए उसको कम भी किया जा सके और बाढ़ उड़ाने से रोका जा सके। तो ये ऑप्शन भी देखिए सही है। फिर अगला है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। सही बात है। देखिए जहाँ पर डैम बनेगा उसके बहुत से लगभग मान के चलते, मान के एज अप्रोक्स में मान कर कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर का जो रेंज रहता है उसको वहाँ के लोकल्स पीपल को हटाया जाता है और क्या किया जाता है, वहाँ का जो आदमी का देखिए जो डिपेंडेंट रहते हैं आदमी उस इलाके पे, उनका देखिए जो आजीविका मतलब उनका इनकम खत्म हो जाता है। ये तीनों पॉइंट सही है। तो बताइए जब तीनों पॉइंट सही है तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। बस खत्म हो गया यहीं पर। ऑप्शन छाटिए, सीधा बात है। इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता आप एग्जाम में क्या देने जा रहे हैं क्या नहीं देने जा रहे, बस आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। मैं बताता हूँ, मैंने एग्ज़ाम में एसएसटी के एग्ज़ाम में मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिया था। मेरे टाइम तो ऐसा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ सब्जेक्टिव था। उसमें कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे थे, कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े थे। तो मैंने पूरा साल भर मैंने एसएसटी हिंदी बुक से पढ़ा था। मैं आप ही की तरह जैक पॉइंट भी दिया हूँ, लेकिन मैंने एसएसटी अपना इंग्लिश में दिया। क्यों दिया? क्योंकि मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा समय लगता है, मैं मानता हूँ। लेकिन एसएसटी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप थोड़े से भी अगर अच्छे हैं तो। बाकी आप लोग जिसमें मन करे आप लोग उससे लिखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोग की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा मैं हेल्प कर, जिस तरह मैंने टर्म 2 इंग्लिश में करवा दिया उसी तरह आशा करता हूँ कि इसको करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चों को एग्जाम में मेरे वजह से कुछ अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो ये मैं सोचूंगा कि मैंने आप लोग के लिए अच्छा कुछ काम किया। ठीक है। देखिए अगला सवाल हम लोग समय बर्बाद नहीं करते कि सरदार सरोवर बांध, देखिए सरदार सरोवर जो डैम है वो कौन सा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, जो सरदार सरोवर डैम वो पूछा जाएगा कि इन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो याद रखिए ये कौन सा नदी बना हुआ है, नर्मदा नदी पे। कहाँ चल जाएंगे हम लोग? सीधा गुजरात चल जाएंगे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा सामान्यतः किसी देश का विकास, देखिए नॉर्मली, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैनुअली, किसी देश का विकास, कोई भी देश का जो विकास है, किसी भी देश का डेवलपमेंट है, किस पर निर्भर करता है? इन विच फैक्टर द डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री डिपेंड्स ऑन। ठीक है, प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम आपने सुना होगा, औसतन साक्षरता दिवस यानी एवरेज लिटरेसी रेट, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी पीपल्स का जो हेल्थ का रेशियो है वो कैसे, पीपल हेल्थ कंडीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तुम भी आप ही बताइए कि किसी देश को तरक्की दिखाना है। तो ये सारे के सारे अगर एक भी गलत होगा यहाँ पर तो कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ये सब पे डिपेंड करता है ये चीज़, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी है इंग्लिश है, आपको कॉपी में तो दोनों लैंग्वेज आने वाला है, आप उसकी क्यों चिंता करते हैं। देखिए ये सवाल इतना बच्चा है कि आप खुद पढ़िएगा। किसी देश में 4 परिवार, ठीक है चलिए मान लेते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितना? 5, यानी एक आदमी 5,000 रुपये कमाता है तो 4 आदमी मिलकर 20,000 कमाएंगे। चलिए ये भी सही है। अगर 3 परिवारों की आय, ठीक है, 4,000 7,000 और 3,000, खुद बताइए 7 4 11 3 14,000 हो गया। तो जो चौथा परिवार उसकी आय क्या 20,000 में से आप 14,000 घटाए तो 6,000 नहीं बचेगा। हो गया ऑप्शन खत्म। अगला हमारा मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, देशों की तुलना किस आधार, जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग किस पे करते हैं? स्वास्थ्य पे यानी हेल्थ पे, शिक्षा यानी एजुकेशन पे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो जो किसी भी देश का डेवलपमेंट ये सारे के सारे फैक्टर करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसलिए 23 का डी आंसर हो जाएगा ये इसका सही जवाब। अगला हमारा है एक वर्ष में, इन अ ईयर, ठीक है, पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले। देखिए 1,000 बच्चों 1,000 बच्चे क्या पैदा हुए, उनमें से 1 वर्ष में कितने बच्चे मर गए, ये याद है कि ये बताता है हमेशा, क्या बताता है आपका जो डेथ रेट है शिशु का, यानी जो चाइल्ड का डेथ रेट है वो बताता है। इसलिए 24 का ए आंसर हो जाए, शिशु मृत्यु दर जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में आप लोग टिक कर सकते हैं जिसे कहते हैं चाइल्ड, क्या कह चाइल्ड कैसे, चाइल्ड डेथ रेट कहा जाता है। ठीक है इंग्लिश में। अगला सवाल हमारा, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र के, देखिए कोई भी चीज़ का आप कह सकते हैं फॉरेस्ट का जो उत्पादन हो रहा है, फॉरेस्ट से जो हम लोग चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कौन सा सेक्टर में आता है? द्वितीय मतलब होता है आपका सेकेंडरी, प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी, तृतीयक मतलब होता है टर्सरी, और चतुर्थक मतलब होता है टर्शियरी, या फिर आप रख सकते हैं इसे क्वाड्री, हम लोग मोस्टली इंग्लिश में कहते हैं कि आप इसे टर्शियरी में रख दीजिए। ठीक है, या फिर आप क्वाड्री भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इंग्लिश में कहा जा सकता है, मैथ्स के लैंग्वेज में मोस्टली कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा जो आपको वन का जो उत्पादन है तो ये जंगल से डायरेक्ट आ रहा है, और जंगल से कोई भी चीज़ नेचुरल से आ रहा है वो हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। आपने पढ़ा होगा इसमें कि ये कौन सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसलिए 25 का बी टिक करिएगा। अगला सवाल हमारा, वे क्षेत्र यानी वैसे क्षेत्र मतलब वैसे सेक्टर
जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब जो सरकार के द्वारा क्या रजिस्टर्ड है, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। डेस्क देखिए, जो सरकार के द्वारा रजिस्टर और सरकार के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना है, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं ये हमें बताना है बच्चों। तो ये कहलाते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है देखिए संगठित क्षेत्र, जो सरकार के नज़र में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो 26 का आप लोग ए टिक कर लीजिएगा। और संगठित क्षेत्र मतलब हो गया बच्चों आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। देखिए अगला सवाल बच्चों हमारा, रमेश, सुरेश, नरेश और 4 भाई हैं, ठीक है चल रहने दीजिए। रमेश खेतों में काम करता है, आपका सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूर करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश से क्या है, टैक्सी ड्राइवर। ये चारों को देखिए ऑक्यूपेशन दिए हुए कि कौन से क्या कार्य करते हैं, किनका जॉब क्या है, ठीक है। इनमें से कार्य सेवा क्षेत्र, देखिए इनमें से कार्य मतलब ऐसा वर्क जो क्या किया जाता है, किसी सेवा कर रहे हैं, मतलब किसी का क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई भी अपना क्या कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, इस रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, किसी को हम लोग हेल्प कर रहे हैं सरकार के क्षेत्र में। तो ये कौन से 2 आदमी हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर नरेश हो गया और एक राकेश हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो यही सर्विस सेक्टर में आता है। 27 का क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाला सरकारी योजना। देखिए एक रोहन क्या है, एक बेरोजगार है, हमारी तरह ही एक बेरोजगार है। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं खुद एक बेरोजगार हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। देखिए यह जो भी बात है, देखिए रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार गारंटी मिलती है। देखिए याद रखिएगा, सरकार के द्वारा एक योजना चलती है, इसे कहा जाता है नरेगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सोशल स्ट्रीम पढ़ा हो, सोशल स्ट्रीम क्या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। उसमें कहा जाता है कितने दिनों की गारंटी मिलती है, तो याद रखिएगा उसमें कहा जाता है कि आपको 100 दिनों का काम मिलेगा। यहाँ पर 28 का क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला है हमारा, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते, चलिए करने दीजिए। जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, यानी एक वर्ष में कितने 100 क्विंटल गेहूं का वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष में तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उसे उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं। देखिए एक साल क्या हुआ, लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने भी हेल्प किया, लेकिन कोई वहाँ पर वृद्धि नहीं हुआ। तो करण की वो जो परिस्थिति था, वो क्यों ऐसा करने गया, किस श्रेणी में रखा जाए, कौन सा कारण करण से करने गया। तो देखिए सीधा बात है, करण क्या है, एक ऐसा आदमी हो सकता है जो सीजनेबल अनएम्प्लॉयड हो, मतलब क्या, वो उसे हिंदी में कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। देखिए जब कोई काम नहीं मिलता तभी कोई आदमी किसी की हेल्प करने आता है, अदरवाइज वो हेल्प करने नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से ही है, सीधा बात मेरा कहना है। इसीलिए इसे हम रखेंगे मौसमी बेरोजगारी, जिसे आप कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हिंदी इंग्लिश कोई आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कोई क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला चाहिए। आशा करता हूँ कि देखिए आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। नहीं भी लगे तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बस हेल्प ही कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो में आपने सपोर्ट किया तो अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको 1 या 2 दिनों पूरा मॉडल सेट कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी रहती है। जैसे मैंने आपको टर्म 2 में करा ही दिया पूरा, ये भी कर दूंगा पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने ट्राई करो, ताकि आप बच्चों 1 नंबर भी ना छूटे, क्योंकि मॉडल सेट से सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको करना भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 30 देखते हैं हमारा, कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों है। देखिए अर्थव्यवस्था यानी हमारे कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी में हर सेक्टर में देखिए जो अंतिम उत्पाद मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कोई चीज़ को देखिए फिर से क्यों गिना जाता है। पहला बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को आपने पहले गिना फिर लास्ट में गिना, क्यों गिना, क्योंकि आपको क्या यहाँ पर डबल काउंटिंग, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ना हो। 2 बार गिन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो इकोनॉमी है वो खतरा में पड़ जाएगा। पैसा आपने एक आदमी को 1 बार दिया, डबल दे दीजिएगा, पैसा कहाँ से लाइए। इसीलिए हम लोग करते हैं दोहरी गणना। दोहरी गणना से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 बार गिनने से अच्छा है कि अंतिम उत्पाद को फिर से अंतिम उत्पाद को गिना जाए, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, सीधा बात है। देखिए अगला है सत्ता की साझेदारी, यानी सीधा बात है सत्ता जैसे कोलिशन गवर्नमेंट आप लोग कहते हैं, उसके बारे में यहाँ से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि ये क्या है, या इसमें कौन सा गलत है ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ये सी होगा, यह अस्थिरता एवं आपसी फुट को बढ़ाती है। मतलब क्या अस्थिरता, मतलब क्या इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, और ये आपसी फुट मतलब जो दोनों 2 कोलिशन गवर्नमेंट के सत्ता जुड़े हैं तो क्या उनमें आपसी फुट कभी बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दोनों मिले ही तो इसलिए तभी ना कोलिशन हुआ है, ठीक है। इसलिए 31 का सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। कि इसमें कौन सा गलत होगा, तो 31 का सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं, मतलब ऐसा कौन सा बेल्जियम का है जो क्या भाषाई मतलब हो गया लैंग्वेज का ग्रुप नहीं है, फ्रेंच, स्पेनिश, डच या फिर जर्मन। तो याद रखिएगा कौन सा ग्रुप नहीं है आपका लैंग्वेज का, तो वो है आपका स्पेनिश नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद, यानी जो आपका श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट होने से पहले किससे राजभाषा मतलब वहाँ का जो नेशनल कह सकते हैं लैंग्वेज ग्रुप में किससे सिलेक्ट करता है। तो याद रखिए आपने कहानी पढ़ा हुआ है सिन्हली, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या क्या घटना चल रही थी सारे के सारे।
तमिल और इसके बारे में। तो 33 का डी टिक के लिए सिन्हली लैंग्वेज हो जाएगा। फिर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र यानी श्रीलंका जो हमारा वो इंडिपेंडेंट कब बना, तो याद रखिए वो कब बना, 1948, भारत के आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद वो बन गया था। इनमें से कौन सा एक संघवाद, ठीक है, संघवाद को आप सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, का एक विशेषता मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विभिन्न स्तरों यानी डिफरेंट लेवल पे सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से देखिए डिफरेंट सेक्टर पे जो सरकार के अधिकार है वो क्लियर रूप से हमारे संविधान में वो मेंशन नहीं है, ये इसका विशेषता नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को अगर आपके संविधान में अगर डिनोट कर लिखा हुआ रहेगा तो हमारा संविधान ऐसे ही सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आप ही बताइए, एक तो पढ़ने में इतना हार्ड है, ऊपर से आप पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं। तो 36 का हमारा सवाल है कि भारत की एक अनुसूचित भाषा यानी आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड भाषा, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में कौन शामिल नहीं, अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो देखिए यहाँ पर आप खुद बताइए, ये अरबी ये बाहरी भाषा है, भारत में अरबी भाषा बताइए कभी अनुसूचित भाषा हुई, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए इसको हटाइए यहाँ से। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें एक पेयर नहीं है, ये हमारा बताना है, कौन सा मिलेगा नहीं आपका। तो राज्य सरकार राज्य सूची, मतलब सीधा बात कही कि आपका स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट होगा आपका, केंद्र सरकार संघीय, ये भी सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्तित सूची, स्थानीय सरकार अब इसे देखिए स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट और वहाँ का कुछ अधिकार होगा, कभी नहीं हो सकता, ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए 37 का टिक करिएगा। अगला हमारा भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है, के संबंध में यहाँ कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। देखिए विकेंद्रीकरण मतलब आप लोग कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम सबसे 1992 में उठाया गया था। देखिए यही कथन क्या है यहाँ पर सत्य है, वो 1992 में ये कदम उठाया गया था, इसलिए 38 का बी टिक करिएगा। फिर अगला हमारा निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं, कौन सा मिलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा 39 का जो डी है हमारा दबाव समूह, जो प्रेशराइज ग्रुप है ये राजनीति में सीधे भाग लेते, यही एक सुमेलित नहीं है, वो कभी भाग नहीं लेते, प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सीधा बात है देखिए ये जो खाद्य विक्रेता जो आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन करने वाला होता है वो दबाव समूह के अंदर काम करते नहीं काम करते, इसलिए 40 का 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा मॉडल सेट पेपर 1 का 40 ऑब्जेक्टिव, 40 के 40 आंसर बता दिए। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश में समझा पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए, और भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो भी बताइए, तभी मैं आपसे वीडियो को सॉल्व जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर कर दिए अपने दोस्तों को।